तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। और इस वीडियो में हम लोग, जैसा कि आप लोग सब लोगों को पता है कि लूसेंट चल रही है और लूसेंट के अंदर हमने केमिस्ट्री चालू की थी, कुछ चैप्टर्स किए हैं केमिस्ट्री के। तो इसमें हम चालू करेंगे मेटलर्जी। मेरे बारे में बात करूँ तो मेरा नाम दीक्षांत है एंड आई एम बीटेक फ्रॉम IIT BHU। और हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं इस टाइम मेटलर्जी। ठीक है, तो सीधा चालू करते हैं बिना किसी फालतू के बकवास के कि मेटलर्जी है क्या। देखो भाई, मेटलर्जी का क्या होता है कि एक पूरा प्रोसेस जिससे कि हम एक इम्प्योर चीज को प्योर मेटल में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल इन प्योर फॉर्म फ्रॉम इट्स और से किसी चीज को मेटल बना रहे हैं, उसको बोलते हैं मेटलर्जी। अब दो चीजें होती हैं, एक होता है मिनरल्स, एक होता है और। मिनरल क्या होता है? मिनरल कंपाउंड ऑफ ए मेटल फाउंड इन नेचर इज कॉल्ड मिनरल। मिनरल में भी ए सिंगल कंपाउंड और ए कम्प्लेक्स मिक्सचर। एग्जाम्पल, अपनी सैंड को हम लोग मिनरल बोल सकते हैं। ठीक है, नेचुरली कोई भी चीज जो अपने को मिल रही है ना नेचर में, वो पूरा का पूरा क्या है, वो हर चीज मिनरल है। ठीक है, हर जगह की सैंड की कंपोजिशन अलग अलग होती है, हर जगह के पहाड़ के अंदर कंपोजिशन अलग अलग होती है, उसके रॉक्स की कंपोजिशन अलग अलग होती है। किसी सैंड के अंदर किसी चीज की क्वांटिटी ज्यादा होगी, किसी सैंड में किसी चीज की क्वांटिटी ज्यादा होगी, तो उस हर चीज क्या हो गई, मिनरल्स हो गई। अब किसी जगह की सैंड में मान लो एल्यूमिनियम ज्यादा है, ठीक है, किसी जगह की सैंड में मान लो आयरन ज्यादा है, तो उस जगह की सैंड से हम आसानी से, या फिर उस जगह के रॉक्स से हम आसानी से एल्यूमिनियम निकाल पाएंगे, और जिस जगह के रॉक्स के अंदर आयरन ज़्यादा है वहाँ से अपन आयरन निकाल पाएंगे। तो जिस रॉक में किसी चीज़ की क्वांटिटी भरपूर मात्रा में है उसको अपन और बोल देते हैं। देखो, जिन मिनरल्स में मेटल्स को अपन लोग इकोनॉमिकली और आराम से एक्सट्रैक्ट कर पाएँ उसको बोल दिया अपन ने और। समझ में आ गया? अब जैसे अपने यहाँ की मिट्टी है, कहीं की मिट्टी लगा लो, मान लो आपके आसपास की मिट्टी है, हर मिट्टी के अंदर थोड़े बहुत अमाउंट में आयरन तो होगा, हर मिट्टी में थोड़े बहुत अमाउंट में एल्यूमिनियम तो होगा। लेकिन अब यूँ मान लो 100 ग्राम मिट्टी के अंदर आपका सिर्फ 0.001 ग्राम एल्यूमिनियम निकल रहा है। ठीक है, या फिर और जीरो लगा लो, एक जीरो और लगा लो, तो 100 ग्राम मिट्टी में जब अगर सिर्फ इतना ही ग्राम एल्यूमिनियम निकलेगा तो क्या उस मिट्टी से एल्यूमिनियम निकालना मुनासिब है? आप सिर्फ इतना कम एल्यूमिनियम निकालने के लिए आप पूरे के पूरे वहाँ पे सिस्टम चालू करोगे मेटलर्जी का, आप वहाँ पे फैक्ट्री लगाओगे और आप वहाँ पे लेबर लगाओगे, उसके बाद क्या मिलता है? सिर्फ इतना सा एल्यूमिनियम मिलता है। और कोई दूसरी जगह है जहाँ पे मान लो उस जगह के रॉक्स में 100 ग्राम रॉक के अंदर आपको क्या कहते हैं, मान लो 10 ग्राम आपको एल्यूमिनियम मिलता है। तो यहाँ पे आपको मेटलर्जी का पूरी की पूरी फैक्ट्री लगाना, पूरी की पूरी माइंस लगाने के अंदर आपका फायदा रहेगा। इसलिए जिन मिनरल्स के अंदर कोई मेटल भरपूर मात्रा में है और उस मेटल को हम लोग इकोनॉमिकली और इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकें, उन मिनरल्स को हम लोग ने क्या बोल दिया? और बोल दिया। और एक बात और बताई कि मिनरल्स क्या होते हैं, नेचुरली अपने को नेचर में जो भी पत्थर, सैंड, वैंड सब जो भी मिल रहा है ना, जो आपको चारों तरफ दिख रहा है, वो सब मिनरल्स है, सब कुछ मिनरल्स है। ठीक है, तो अपन ने क्या देखा? दो स्टेटमेंट पढ़ी अपन ने, मिनरल्स का डेफिनेशन, ओर्स का डेफिनेशन। अब एक इंपॉर्टेंट एक लाइन ये अपने पास ये है कि ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। तो अब मैंने इतनी बगल में आपको इतनी बड़ी ये कहानी बताई, ये चीज साफ साफ स्पष्ट करती है कि ये स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। गैंग या फिर मैट्रिक्स, ये क्या होता है? ओर के अंदर जो भी इंप्योरिटीज आएंगी ना, जैसे कि सैंड, रॉक्स, लाइमस्टोन, उसको सारे को बोल दिया अपन ने गैंग या फिर मैट्रिक्स। उसके बाद फ्लक्स क्या है? फ्लक्स एक ऐसा सब्सटेंस जो इन इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए और के अंदर मिलाया गया है, उसको बोल दिया फ्लक्स। अब कह रहा है कि फ्लक्स दो टाइप के होते हैं, एक अपने पास एसिडिक फ्लक्स हो गया, एक अपने पास बेसिक फ्लक्स हो गया। अब एसिडिक किसके साथ रिएक्ट करेगा? एसिड रिएक्ट करेगा बेस के साथ। तो अगर इम्प्योरिटीज कैसी हैं? अगर इम्प्योरिटीज बेसिक हैं
तो अपन उसके अंदर एसिडिक फ्लक्स मिलाएंगे। अगर इम्प्योरिटीज एसिडिक हैं तो उसके अंदर अपन बेसिक फ्लक्स मिलाएंगे। समझ में आई बात? मैं आपको शांति से बगल में बताता हूं, यहां बताते हैं। देखो ये अपना क्या है, ये अपना ओर है, ठीक है, ये अपना ओर है, और ओर के अंदर जो इम्प्योरिटीज हैं उसको बोल दिया अपन ने या फिर मैट्रिक्स, ठीक है। अब इस ओर की जो इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए जो चीज अपन ने मिलाई उसको बोला फ्लक्स। अब ये कह रहा है कि फ्लक्स दो टाइप का होता है अपने पास। एक अपने पास हो गया एसिडिक फ्लक्स, एक अपने पास हो गया बेसिक फ्लक्स, ठीक है। दो टाइप का फ्लक्स हो गया, एसिडिक फ्लक्स या फिर बेसिक फ्लक्स। अगर आपकी इम्प्योरिटी या फिर आपका मैट्रिक्स एसिडिक है तो इसको रिमूव करने के लिए आप क्या मिलाओगे, बेसिक फ्लक्स मिलाओगे। साफ सिंपल सीधी केमिस्ट्री है। और अगर आपका इम्प्योरिटी बेसिक है तो इसको रिमूव करने के लिए आप मिलाओगे एसिडिक फ्लक्स, ठीक है। इतना हो गया अपना। अब मैं इसको जो जो चीज काम की नहीं उसको हटाता हूं, एक सेकंड। क्या चीज बात की मैंने अब तक मैंने क्या क्या कहा कि दो चीजें हैं, एक और है, और के अंदर क्या होती है, गैंग होती है, इसको कुछ और भी बोलते होंगे अपने लोग अपने अपने हिसाब भाषा में। इसके अंदर अपन ने मिलाई, क्या मिलाया, इसके अंदर फ्लक्स मिलाया। अब फ्लक्स और गैंग या फिर मैट्रिक्स मिलके एक नई चीज बनाएगी जिसको बोल दिया अपन ने स्लैग, ठीक है। तो स्लैग क्या है, स्लैग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द फ्लक्स एंड मैट्रिक्स, बस यही चीज आगे दी हुई है। ये देखो ये क्या कह रहा है कि हाँ, ये कह रहा है कि एसिडिक फ्लक्स ऐड किया अपन ने किस चीज के लिए, बेसिक इंप्योरिटी को हटाने के लिए। तो अपने पास यहाँ पे SiO2 इज एसिडिक फ्लक्स, इंप्योरिटी मान लो कि FeO है तो फेरस सिलिकेट बन गया। इसी तरह बेसिक फ्लक्स ऐड किया एसिडिक इंप्योरिटी को हटाने के लिए। तो ये पूरी पूरी रिएक्शन है, इनको रिएक्शंस को अपने को देखने की जरूरत है नहीं, तो इनके ऊपर मैं काट देता हूँ क्योंकि आपके एग्जाम्स में ये रिएक्शन नहीं आनी चाहिए। अगर एग्जाम्स में रिएक्शन आ रही है तो किसी ने ऐसे ही मतलब नशे में पेपर बनाया है, ठीक है। एक सेकेंड गाइज, आई एम सॉरी। हाँ, अब देखो क्या बताया मैंने, व्हाट इज स्लैग। स्लैग जब इम्प्योरिटी और फ्लक्स मिलता है तो स्लैग बनता है, बस। तो ऊपर जो रिएक्शंस के अंदर ये अपनी इम्प्योरिटीज और अपना फ्लक्स मिलके जो बना रहा था वो अपने पास स्लैग बन गया। अब सभी को पता है कि भाई कंसंट्रेशन क्या होता है। कंसंट्रेशन मतलब किसी चीज की किसी सॉल्यूशन के अंदर मात्रा बढ़ना। तो यहां पे भी कंसंट्रेशन का मतलब वही है, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ गैंग फ्रॉम द ओर इज नोन एज कंसंट्रेशन। मतलब जैसे ही आपने ओर में से इंप्योरिटीज हटाई वैसे ही ओर के अंदर प्योर मेटल की मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक है। प्योर मेटल की मात्रा बढ़ जाएगी मतलब प्योर मेटल की कंसंट्रेशन बढ़ गई। तो बस दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ ओर कैन बी कैरिड आउट इन अलग अलग मेथड्स। अलग अलग मेथड दे रखे अपने को, ग्रेविटी सेपरेशन, मैग्नेटिक कंसंट्रेशन, फ्लोटेशन प्रोसेस, केमिकल मेथड्स, ये सब चीजें। अब इसके अंदर जैसे ग्रेविटी सेपरेशन मैं बता देता हूँ, वैसे तो इसके अंदर दे नहीं रखा, तो जो सिंपल मैं बता देता हूँ, जिसके अंदर ज़्यादा दिमाग लगेगा वो नहीं बताऊंगा अभी, ठीक है। टाइम लगेगा बिना मतलब में, कभी जब डिटेल्ड क्लासेस करेंगे तब उसमें बात करेंगे। ग्रेविटी सेपरेशन में क्या होता है, जैसे मान लो ये एक मिक्सचर है किसी चीज़ का, उसके अंदर एक चीज़ हैवी है और एक चीज़ लाइट है, LIGHT वेट के अंदर। तो जो हैवी चीज़ है वो ग्रेविटी के साथ यहाँ पर नीचे आके वो हो जाएगी, सेटल डाउन हो जाएगी, और लाइट चीज़ ऊपर तैरने लग जाएगी। तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, तो हल्की चीज़ है उसको ऊपर से बाहर निकाल लेंगे, जो नीचे बचेगा वो अपने पास हैवी चीज़ बच जाएगी। इसको बोल दिया उन्होंने ग्रेविटी सेपरेशन। मैग्नेटिक कंसंट्रेशन क्या होता है, मैग्नेटिक कंसंट्रेशन के अंदर मान लो ये अपने पास एक और है, और के अंदर जो इम्प्योरिटीज हैं वो मान लीजिए कि भाई साहब आयरन को मैग्नेट को अट्रैक्ट करती हैं, तो इम्प्योरिटीज के ऊपर अपन मैग्नेट लाएंगे और मैग्नेट इम्प्योरिटीज को चिपका लेगा तो नीचे बच जाएगा प्योर चीज। इट इज अ मैग्नेटिक कंसंट्रेशन। फ्लोटेशन प्रोसेस मतलब इसके अंदर क्या होता है कि जैसे कि किसी चीज का वो है
क्या, और, ठीक है। अब और के अंदर अपन क्या करेंगे, और के अंदर झाग लेके आएंगे, फ्रोथ इस झाग, और इस झाग के अंदर सारी की सारी जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो कलेक्ट हो जाएंगी और इन इम्प्योरिटीज़ को झाग के थ्रू अपन निकाल देंगे। केमिकल मेथड्स अलग अलग होते हैं जिनके अगर अपन नीचे आया डिटेल के अंदर तो अपन बात कर लेंगे, नहीं तो कभी जब डिटेल में अलग से पढ़ेंगे तो उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब ये चीज़ हो रही है, रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल्स की एक अपनी सीरीज है, इसको एक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं। तो इसको अपन देख लेते हैं एक बार। इसमें सिर्फ आपको 2 या 3 चीज़ें देखने की जरूरत है कि सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव मेटल की अगर बात करें तो दैट इज पोटेशियम। उसके बाद आप सोडियम को याद कर सकते हैं, बस। इसके अलावा इनमें से फिर कोई चीज़ याद मत करो। बस इसमें एक चीज़ और याद करो कि लीस्ट रिएक्टिव मेटल इज अपने पास गोल्ड, ठीक है। इस एक्टिविटी सीरीज के अंदर आप सिर्फ क्या याद करेंगे, पोटेशियम सबसे ज़्यादा एक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव, सोडियम सेकंड नंबर पे है, गोल्ड इज इन द लास्ट नंबर। अब इतनी चीज़ें अगर केमिस्ट्री में रटेंगे तो केमिस्ट्री को जब हम 11th 12th में पढ़ते थे तो क्या कहते थे, केमिस्ट्री का नाम क्या था, दिन में रटा और नहीं सॉरी दिन में रटा नहीं, रात में रटा और दिन में बेवफा। तो केमिस्ट्री के इस नाम से लोग जानते थे कि यार, अभी तभी कह रहा हूँ कि फालतू चीज़ों को रट्टा नहीं मारेंगे, दिमाग में कम से कम लोड लेंगे, बहुत चीज़ें पढ़नी होती हैं। कैल्सिनेशन, व्हाट इज कैल्सिनेशन? कैल्सिनेशन और 2 चीज़ें हैं अपने पास, एक कैल्सिनेशन होता है, अपने पास रोस्टिंग होता है। तो कैल्सिनेशन जो होता है दैट इज ओर को अपन ने गर्म किया इन एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है। और रोस्टिंग जो होता है उसके अंदर अपन ओर को गर्म करते हैं यूजुअली इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। इसको साइड में देख लेते हैं, एक सेकंड, साइड में देखेंगे तो मजा आएगा। यहां पे क्या है, इट इज कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन क्या कह रहा है, कैल्सिनेशन ने अपन ने जो ओर है इसको कर दिया गर्म इन एब्सेंस ऑफ एयर। अगर एब्सेंस ऑफ एयर में किया तो क्या होता है, जनरली क्या तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल के भाग जाएगी और में से, या फिर अपने पास जो H2O है वो निकल के भाग जाएगा। इसका अपन एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि अपन ने Al2O3.2H2O को गर्म किया, ये रिएक्शन अभी अपनी लूसेंट में दी हुई है। इसको अपन ने गर्म किया इन एब्सेंस ऑफ एयर, क्योंकि अब एयर नहीं है। एयर अगर नहीं है, अगर मान लो यहाँ पे एयर होती तो इसके साथ रिएक्ट करती। अपन सिर्फ गर्म कर रहे हैं इसको, इसके साथ कुछ नहीं है। अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब ये चीज़ टूट जाएगी, इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, Al2O3 प्लस 2H2O, इसमें से हाइड्रोजन निकल गया। ये क्या, इट इज कैल्सिनेशन। उसी तरह एक एग्जांपल और दिया हुआ है इसके आपके लूसेंट के अंदर ही, CaCO3 को गर्म किया तो इसमें से CO2 निकल के भाग जाएगा। तो इट इज ऑल्सो कैल्सिनेशन। क्या हो रहा है, एब्सेंस ऑफ एयर के अंदर हो रहा है ये, ठीक है। और ये जो अपन गर्म करते हैं जनरली अपन जो अपना मेटल है उसके बिलो बॉइलिंग पॉइंट करते हैं ना, बिलो मेल्टिंग पॉइंट। अगर मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा गर्म कर दिया तो यही चीज़ पूरी पिघल जाएगी, कोई मतलब बचेगा ही नहीं, ठीक है। वैसे ही उसके अलावा अपने पास एक रोस्टिंग चीज़ होती है, ठीक है। जैसे अपने पास AIB वाले रोस्टिंग करते हैं, खैर कुछ काम की बात नहीं है वो। तो रोस्टिंग के अंदर क्या होएगा कि रोस्टिंग के अंदर अपन जो ओर को गर्म कर रहे हैं दैट इज इन प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर के प्रेजेंस में इसको गर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ में क्या हो जाएगा कि जो ओर है वो अपना ऑक्सीडाइज हो जाएगा, सब सिंपल बात है। एग्जाम्पल, जैसे अपना एग्जाम्पल दिया रखा है इसके अंदर लूसेंट के अंदर, ZnS प्लस O2 अपने को क्या मिल जाएगा, ZnSO4। वैसे ही अपने को एक एग्जाम्पल और दे रखा है, वैसे अपने को एक एग्जाम्पल और दे रखा है। क्या बात है, पहला एग्जाम्पल क्या बताया मैंने, ZnS प्लस O2, ये अपने पास बन गया ZnSO4। सेम एग्जाम्पल अपने एक एग्जाम्पल और आ गया, CuS प्लस O2 इज CuSO4। तो इट इज इन प्रेजेंस ऑफ एयर। ऑक्सीजन कहां से आ रही है, अपनी एयर से आ रही है, ठीक है। तो इट इज रोस्टिंग। अगर ऑक्सीजन किसी चीज के अंदर ऐड हो रहा है तो उसको बोल देते हैं अपन ऑक्सीडेशन, ठीक है। अगर ऑक्सीजन किसी चीज में ऐड हो रहा है तो उसको बोल देते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन निकल रहा है तो उसको सिंपल भाषा में अपन बोल देते हैं रिडक्शन। अगर ऑक्सीजन हट रहा है तो रिडक्शन। इससे ज़्यादा आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डेफिनेशन को याद ना, मतलब ज़्यादा जोर देना नहीं है यार, केमिस्ट्री है ये और एग्जाम में इतना पूछेगा भी नहीं। आप इसको सिर्फ वो याद रखो कि डेफिनेशन क्या, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रोस्टिंग, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द कैल्सिनेशन। वैसे ही अपने पास एक और आती है स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग की क्या है कि अगर अपन ने
कोई भी ऑक्साइड और है उसका रिडक्शन कर दिया तो वो अपने पास क्या हो जाएगा, ऑक्साइड और का जब रिडक्शन करते हैं, ऑक्साइड और का जब रिडक्शन करते हैं तो वो होती है स्मेल्टिंग। कैसे एग्जांपल अपन ने मान लो ऑक्साइड और किसका मान लिया अपन ने, आयरन का, Fe2O3। इसको अपन ने कार्बन के साथ इसका रिडक्शन किया तो इसमें क्या बचा अपने पास, आयरन प्लस CO। अब देखो आयरन यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ पे आयरन में से ऑक्सीजन निकल गया तो ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ठीक है, सिर्फ आयरन बचा प्योर, इट इज स्मेल्टिंग। एक एग्जांपल और दिया हुआ है PbO प्लस कार्बन, तो यहाँ पे Pb बचा, प्योर Pb आ गया और CO, काम खत्म। दिस इज स्मेल्टिंग। तीन चीजें पढ़ी अपन ने, क्या पढ़ी, स्मेल्टिंग पढ़ा, रोस्टिंग पढ़ा, उसके अलावा अपन ने कैल्सिनेशन और पढ़ा। उसके अलावा एक चीज आती है अपने पास दैट इज कोरोजन। कोरोजन सभी को पता है यार, जैसे कि कोरोजन का एग्जाम्पल क्या है, कोरोजन का एग्जाम्पल इज रस्टिंग ऑफ आयरन इज कोरोजन। रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब आयरन के ऊपर जंग लगना इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। कॉपर के ऊपर जो ग्रीन कलर की लेयर चढ़ जाती है दैट इज ऑल्सो कोरोजन ऑफ कॉपर। सिल्वर के ऊपर अपने पास जो ब्लैक कलर की एक लेयर आ जाती है दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। ये सब कोरोजन है। अब कोरोजन का होता क्या है, कोरोजन इज स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल्स इनटू अनडिजायरेबल कंपाउंड्स। अनडिजायरेबल कंपाउंड्स, ठीक है, मेटल्स अनडिजायरेबल कंपाउंड में कन्वर्ट हो गए हैं, समझे। जब आयरन के ऊपर जंग लग गया तो वो अनडिजायरेबल है, सब सिंपल बात है, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। और ऐसा कब होता है, इट इज इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड अदर गैसेज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, ये सब सिंपल से आपकी डेफिनेशन दे रखी है उसके अंदर, आपके लूसेंट के अंदर, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं अपन। कि फॉर्मूला ऑफ रस्ट इन आयरन, आयरन का जो रस्टिंग का फॉर्मूला होता है ना दैट इज Fe2O3.XH2O। बस इसको थोड़ा सा एक बार देख लो, ज़्यादा इस पर जोर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं अपन इंपॉर्टेंट मेटल एंड देयर ओर्स के ऊपर, ठीक है। इंपॉर्टेंट मेटल एंड देन एयर एंड देयर ओर्स, यहाँ पे आ गया अपन। इसके अंदर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो अपन देखेंगे, और बचे हुए आप आराम से कभी, जैसे कि रात को सो रहे हैं तो देख लिया टाइम पास करने के लिए, ठीक है। तो एक तो ये कॉमन सॉल्ट तो सबको पता है NaCl, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बोरेक्स, बोरेक्स का फॉर्मूला में याद कर लो Na2B4O7.10H2O, ठीक है। इनको देखना है देख लीजिए, लेकिन आप इनके फॉर्मूले मत देखिए, इनके सिर्फ आप ये देख लीजिए कि भाई साहब सोडियम का एक और है जिसका नाम अपने पास चिले सॉल्टपीटर है, एक अपने पास ट्रोना है, ठीक है। इस पर सिर्फ अपना नाम देखेंगे और कम से कम चीज़ों के फॉर्मूले अपन याद करेंगे, ठीक है। तो सोडियम का क्या क्या है अपने पास, चिले सॉल्टपीटर, ट्रोना, बोरेक्स, कॉमन सॉल्ट। कैल्शियम के यार ये सारे इंपॉर्टेंट्स हैं, ठीक है। कैल्शियम में अपन डोलोमाइट सिंपल से याद हो जाएगा, कैल्साइट ये कनेक्शन हो गया नाम के साथ, इसका फॉर्मूला आपको पता ही होगा। जिप्सम, दिस इज इंपॉर्टेंट, जिप्सम का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। फ्लोर्स पर आप नाम याद कर लो, एस्बेस्टस, आप इसका नाम याद कर सकते हैं, ठीक है। दीज आर द कैल्शियम के ओर्स। अब आते हैं अपन एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट की अगर बात करूं मैं तो बॉक्साइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यही अपन किताबों में देखते हैं, एल्यूमिनियम का बॉक्साइट और है, और Al2O3.2H2 इसका फॉर्मूला है, इसको देख सकते हैं आप। ये तो सारे नाम याद होने चाहिए, इनके जो फॉर्मूले हैं ना वो, जैसे कि इसका फॉर्मूला याद करना अपने को, ठीक है, जैसे कि जिप्सम का फॉर्मूला याद करना है आपको, जो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं तो आपको ऐसे याद रह जाएंगे, ठीक है। फेल्सफर भी आपको याद होना चाहिए भाई, फेल्सफर इज द ओर ऑफ एल्यूमिनियम। कायरोलाइट, एल्यूनाइट, केओलिन। अब पोटेशियम आता है, पोटेशियम के बस नाइट्र या फिर सॉल्टपीटर देख सकते हैं आप, कार्नलाइट देख सकते हैं, ठीक है, काम खत्म, ठीक है। तो कार्नलाइट जो है, कार्नलाइट नहीं, चलो आगे चलते हैं।
इसके बारे में कुछ चीज़ थी, वो भी दिमाग से स्लिप हो गई है। तो मैग्नीशियम की जो एक और है डेट इज मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, इप्सम सॉल्ट, कार्नेलाइट। अब देखो कार्नेलाइट दो जगह आ रहा है, कार्नेलाइट पोटेशियम के अंदर भी आ रहा है, मैग्नीशियम के अंदर भी आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे भी पोटेशियम भी और मैग्नीशियम भी है, काम खत्म। स्ट्रोनशियम के अंदर सेल्स्टाइन और स्ट्रोनशियनाइट, दिस इज इंपॉर्टेंट। कॉपर के सारे याद होने चाहिए आपको, कॉपर के तीनों याद होने चाहिए, क्यूपराइट, क्यूपर ग्लास और क्यूपर पायराइट, क्यूपर पायराइट्स। और इसके आपको फॉर्मूले में होने चाहिए, क्यूपराइट का फॉर्मूला है Cu2O Cu2S CuFeS2, दिस इज इंपॉर्टेंट गाइस, है ना। कॉपर इज इंपॉर्टेंट, एल्यूमिनियम इज इंपॉर्टेंट। ये दोनों तो ये जो सिंपल चीज़ें जो इनका अपन डेली यूज में प्रयोग करते हैं, इन चीज़ों को तो आपको याद होने ही चाहिए, चाहे ये बड़े बड़े फॉर्मूले इनको छोड़ दो, ठीक है। कॉपर, सिल्वर के भी शायद गिने चुने ही है, क्या हो गया भाई, क्या कर दिया मैंने। सिल्वर के भी गिने चुने हैं। सिल्वर के अंदर अपने पास एक आता है रूबी सिल्वर, हॉर्न सिल्वर, AgCl। गोल्ड के अंदर अपने पास सिल्वर नाइट्स आता है और कैल्वराइट आता है। वैसे जनरली गोल्ड के आपको और पूछे नहीं जाएंगे, क्योंकि गोल्ड जो है वो लीस्ट रिएक्टिव, जैसे मैंने बताया था, गोल्ड इज लीस्ट रिएक्टिव। और ऐसा कहा जाता है कि भाई सब गोल्ड जो है ना वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट मिल जाता है, बिना किसी के साथ रिएक्ट किए हुए। खैर अपन को पढ़ना तो पड़ेगा ही, गोल्ड का कैल्वराइट है और सिल्वर नाइट्स है, सिल्वर का रूबी सिल्वर और हॉर्न सिल्वर है, ठीक है गाइज। थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं अपन। मैं मतलब मान रहा हूँ कि भाई साहब ये जो और वाला जो पार्ट रटने वाला थोड़ा बोरिंग हो जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं कि इसकी एग्जाम से पहले इस टाइप की चीज़ों का एक हफ्ते पहले या फिर 2-3 दिन पहले यार इनको देख के निकल जाओ तो बढ़िया रहता है। बैरियम को मत याद करो ना, मतलब मत याद करो, छोड़ो इसको। अगर ऊपर से देख के याद रह रहा है तो बहुत है, रटने की जरूरत नहीं है। जिंक का याद कर सकते हैं अपन, जिंक ब्लेंड, इसको याद कर सकते हैं आराम से, इनको देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। जिंक साइड और कैलेमाइन। मरकरी का इंपॉर्टेंट है, मरकरी का सिनेबार पूछा जा चुका है एग्जाम में बहुत बार, सिनेबार पूछा जा चुका है एग्जाम में बहुत बार। HGS, टिन का कैस्टराइट, SnO2, लेड का गैलेना, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। PbS, एंटीमनी, ठीक है, इसको याद करना तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैडमियम को भी याद करना कर सकते हैं। बिस्मथ, अब दिस इज इंपॉर्टेंट, आयरन इज इंपॉर्टेंट, है ना, ये तो सभी को पता होना चाहिए। आयरन के तो आप लोग है ना, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, इनके तो आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए। हेमेटाइट का फॉर्मूला इज Fe2O3 और मैग्नेटाइट का फॉर्मूला इज Fe3O4। लोग इस चीज़ में कन्फ्यूजन हो जाता है कि भाई साहब कि ज़्यादा किसके अंदर आयरन है, मतलब हेमेटाइट और मैग्नेटाइट के फॉर्मूले में लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो आप ये सोच लो कि जो ABCD के अंदर अपने अल्फ़ाबेट्स के अंदर जो पहले आता है ना, उसके अंदर कम आयरन है, और जो बाद में आ रहा है मैग्नेटाइट, उसके अंदर आयरन ज़्यादा है। यहाँ पे 3 आयरन है, यहाँ पे 2 आयरन है बस। ये आपको याद करना है सब सारे लिमोनाइट भी याद करना, सिडराइट भी याद करना, आयरन पायराइट भी याद करना है, कॉपर पायराइट्स भी याद करना है। कॉपर पायराइट शायद एक बार पहले आ चुका है। आगे चलते हैं, कोबाल्ट। गाइस कोबाल्ट का जो है वो डेट इज सेमलाइट। निकल का मिलराइट, या ऐसे याद कर लो भाई, निकल से अपने मलेरिया हो गया, तो निकल का क्या आ गया, निकल का आ गया मिलराइट। मैग्नीज इज मैग्नाइट या फिर पायरोल्यूसाइट, ठीक है। मैग्नीज क्या है, मैग्नीज इज पायरोल्यूसाइट या फिर मैग्नाइट। यूरेनियम, कार्नेटाइट और पिच ब्लेंड, 2 चीजें अपने पास यूरेनियम की, कार्नेटाइट एंड पिच ब्लेंड, ठीक है। अब भाई साहब जो ये वाला लेक्चर इसके अंदर अपन इतना ही रखेंगे, क्योंकि अभी इसके बाद जो एलॉयज वाला पार्ट है थोड़ा सा हैवी हो जाएगा। वो पढ़ने बैठेंगे आप, उसके बाद फिर ये लेक्चर शायद फिर 1 घंटे से ऊपर निकल जाए, कोई मतलब नहीं है। तो एलॉयज वाला बिल्कुल फ्रेश माइंड से पढ़ेंगे, बहुत सारे एलॉयज हैं, उसके बाद एमलगम आते हैं और अलग अलग कंपाउंड्स आते हैं मेटल के, तो उन चीज़ों को अपन बाद में देखेंगे आराम से इससे नेक्स्ट लेक्चर में। और इस लेक्चर में रखते हैं अपन इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय टाटा, टेक केयर, जय हिंद, जिंदाबाद।